बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बुशरा जबीन। आज का प्रोग्राम जनरल साइंस के कोर्स कोड 6404 के टॉपिक मैटर यूनिट 3 के बारे में है। ये इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। इसके पहले हिस्से में हमने एटम और मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ नज़रियात और तरतीब के बारे में जाना, और आज के इस प्रोग्राम में हम मादा की मुख्तलिफ इक़साम और उनसे बनने वाले मुरक्बात के बारे में जाएंगे। आइए आगाज़ करते हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस से। सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये मुख्तलिफ इक़साम की शक्ल में हमारे इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनके मुतालिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद हो। दूसरी है कंपाउंड। कंपाउंड जो कंपाउंड मिक्सचर की शक्ल में मौजूद हो। और तीसरी टाइप है मिक्सचर। इसका मतलब है कि सब्सटेंसेस तीन इक़साम में प्रेजेंट हैं, या तो वो एलिमेंट होंगे, या फिर वो कंपाउंड होंगे, या फिर वो मिक्सचर। सबसे पहले हम एलिमेंट के बारे में देखते हैं। एनी प्योर सब्सटेंस यानी ऐसा खालिस कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम हो, कोई और दूसरी मिक्सचर ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल हों, उसके अंदर कुछ और मिक्स ना हुआ हो। कार्बन है उसके अंदर सिर्फ कार्बन ही हो। हाइड्रोजन है उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन हो। अगर आयरन है, जैसे Fe है, आयरन है, सिर्फ वही हो। यानी एक ही एलिमेंट जिसकी बात हो रही है बस सिर्फ वही प्रेजेंट हो, चाहे वो एटम 2 या 3 या 4 शक्ल का मिक्सचर ही क्यों ना हो, लेकिन जितने भी चीज़ें हों वो एक ही एटम से मिलके बनी हो, और जितने भी मॉलिक्यूल हों वो उसी एटम के 2 या 3 या 4 मॉलिक्यूल एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बना रहे हों, तो इसको कहते हैं एलिमेंट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एटम कहलाती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया। कार्बन, कैल्शियम, सिल्वर, सोडियम, ये सब किसी भी फॉर्म में अगर मौजूद हों तो वो एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरी किस्म है कंपाउंड। कंपाउंड दो से ज़्यादा एटम्स के मिलने से बनता है, यानी कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर मिलेंगे तो वो मिलके कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पानी H2O का फार्मूला तो आपने सुना ही होगा, जो आप पीते हैं पानी H2O कहलाता है। नमक जो आपके खाने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी एक एटम सोडियम का और एक क्लोरीन का है, NaCl बना रहा है, तो ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर मिलके कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है मिक्सचर। मिक्सचर यानी नाम से ही जाहिर है मिक्स हो जाना। इसमें होता ये है कि जो कंपाउंड्स हैं जो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो असलियत है वो ख़त्म नहीं होती। यानी जो उनकी ओरिजिनलिटी है या उनका एक्चुअल जो कंपोजिशन है, केमिकल फॉर्म है, वो मुतासर नहीं होती। जैसा कि आप नमक को जब पानी के अंदर हल करते हैं तो नमक का जायका आ जाता है पानी में, यानी वो साल्टिश टेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी एवेपोरेट कर दें पानी को तो आप दोबारा नमक को हासिल कर सकते हैं। वो जितना हल हुआ था वो दोबारा हासिल हो जाएगा। चीनी है, इसको अगर आप पानी में हल करते हैं तो ये क्या है? चीनी एक मुरक्कब है, शुगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना। तो वाटर क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल H2O। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन आपको शुगर का जायका आता है, यानी मीठा जायका आता है, उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं होती, यानी जो चीज़ है वो वैसे ही रहे। तो मिक्सचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो इंडिविजुअल कंपाउंड है वो अपनी असलियत नहीं खोता, वो वहीं रहता है, लेकिन वो दूसरे के अंदर इस तरह हल हो जाता है कि वो बज़ाहिर देखने में नज़र भी नहीं आता कि आप कहें कि ये देखें जी ये चीनी पड़ी है, ये पानी पड़ा है। जब हल हो जाता है तो सिर्फ जायका आ रहा होता है। हाँ, इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर हम उसमें से पानी को उड़ा दें, यानी एक को दूसरे से अलग कर दें, तो दोनों को हम दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं। यानी अगर पानी को उड़ाएंगे तो शुगर नीचे सेटल डाउन हमें ड्राई फॉर्म में मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमने नमक हल किया है तो नमक हमें उसी तरह वापस मिल जाएगा। तो ये फ़र्क है कंपाउंड में और मिक्सचर में। तो आइए कंपाउंड और मिक्सचर के कुछ और फ़र्क को देखते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, क्योंकि है तो वो भी एटम्स के मिलने से बन रहा है ना, और मिक्सचर भी कंपाउंड्स के मिलने से बन रहा है। तो हैं दोनों चीज़ें इसी तरह के वो कम्बिनेशन से बन रही हैं, मिक्स करने से बन रही हैं। तो ओवरऑल ये कोई ना कोई सलूशन बना रही होती हैं। तो अब इनके जो मुख्तलिफ फ़र्क हैं अब उनको देखते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस,
ठीक है। जब भी आपने एक H2 और OH यानी वाटर का देखें ना, अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाया तो एक प्योर चीज़ बनी है H2O, ठीक है। जबकि मिक्सचर ऐसा नहीं है, वो प्योर नहीं होता, वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी उसी वक्त उस कोई भी आप एक गिलास पानी का लेते हैं तो उसके अंदर पानी के मालिक्यूल भी होते हैं और शुगर के मालिक्यूल भी होते हैं। यानी आप उनको बज़ाहिर फिज़िकली देखते हुए ये नहीं बता सकते कि ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। तो इस तरह ही जो कंपाउंड है उनको हम फिज़िकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें कि चीनी और नमक भी मिक्स हो जाए तो जो बड़े बड़े मालिक्यूल हैं आप अलग कर लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चीनी के एटम है, इनको हम अलग कर लेंगे और दूसरों के कर लेंगे अलग। यानी आप इंडिविजुअलिटी वो रहती है। लेकिन जब मिक्सचर हो जाता है, यानी जब चीज़ हल हो जाती है, यही चीनी या नमक पानी के अंदर जब हल हो जाता है तो फिर वो एक मिक्सचर की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी असलियत फिर भी नहीं खोती। इसी तरह अगर हम देखें तो कंपोजिशन के हिसाब से कंपाउंड जो है उसके अंदर फिक्स्ड है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी जो जितने मॉलिक्यूल हैं, यानी H2O है फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन होंगी, 1 ऑक्सीजन होगा और पानी बना देंगे। लेकिन मिक्सचर में आप मेजर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर था और उसमें 1 ग्राम आपने शुगर ऐड की और वो एक सोल्यूशन बन गया। लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि इंडिविजुअली ये प्योर हैं। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी मिक्सड विद एवरी मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से और बॉइलिंग पॉइंट से उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो यूजुअली जो कंपाउंड हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो प्योर होते हैं। अपनी स्पेसिफिक कम्बिनेशन या अपनी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर वो अपना बॉइलिंग पॉइंट शो कर देते हैं या मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन मिक्सचर जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि अब दो चीज़ें मौजूद हैं ना, दोनों एक दूसरे के को इफ़ेक्ट करेंगी। क्या करेंगी कि एक का बॉइलिंग पॉइंट आया तो होगा, जैसे वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट है वो आया हुआ है, लेकिन वो इंटरेक्ट भी तो कर रहा है ना शुगर या साल्ट जो भी उसके अंदर मिक्स किया हुआ है। तो उस इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो एक्चुअल नहीं आता और वो शार्प नहीं होता, ब्रॉडर हो जाता है। तो इसलिए हम अगर टेस्ट करना हो कि चीज़ प्योर है या नहीं तो भी हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को टेस्ट करते हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट शार्प आ रहा है इट्स मीन इट्स अ प्योर कंपाउंड। अगर शार्प नहीं आ रहा, यानी जैसे किसी भी कंपाउंड का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा बल्कि ब्रॉडर आ रहा है, यानी 10 से लेके 12 के बीच में आ रहा है। शार्प का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 10 है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो गया। शार्प ना होने का या ब्रॉडर होने का मतलब है 10 से 12 रेंज आ रही है, इट्स मीन कि ये प्योर नहीं है, इसके अंदर रेंज है, इट मस्ट बी अ मिक्सचर। लेकिन कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो कंपाउंड्स के फॉर्म में भी यूज़फुल हैं और मिक्सचर्स के फॉर्म में भी यूज़फुल हैं। अब देखते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है। यानी जिस तरह मैं अभी आपको कह रही थी कि H2O ये क्या है, एक फार्मूला है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि फार्मूला, यानी एनी फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे कि कितने एटम आपस में मिल के मालिक्यूल बना रहे हैं और वो एटम्स किस तादाद में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, यानी कि 2 और 1 की रेशो से, 3 या 1 की रेशो से, या 2 की रेशो से। फॉर एग्जांपल NaCl लें, एक सोडियम का मालिक्यूल है, एक क्लोरीन का मालिक्यूल है, 1:1 रेशो से दोनों मिले हैं। तो ये जो NaCl है ये क्या है? फार्मूला है, मालिक्यूलर फार्मूला है जो कि बाकायदा बता रहा है कि कितने एटम मिलके ये मालिक्यूल बना रहे हैं। इसी तरह H2O है, 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं, 1 ऑक्सीजन का मालिक्यूल है, ये आपस में मिल रहे हैं, तो वाटर का फार्मूला क्या होगा? H2O। तो ये चीज़ें जो है ये इंडिकेट करती हैं कि कितने एटम्स मिलके मालिक्यूल बना रहे हैं। तो मालिक्यूलर फार्मूला हमेशा, केमिकल फार्मूला हमेशा सब कैटेगराइज किया जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है इसकी डिफरेंट टाइप्स को कि ये किस किस्म का कंपाउंड है। अगर इसके देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं, एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला। आइए देखते हैं अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो टोटल मॉलिक्यूल्स, यानी जो कंपाउंड मौजूद है वो जिस फॉर्म में मौजूद है उसके टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स यानी रियल नंबर ऑफ़ एटम्स को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप बेंजीन की मिसाल लें, C6H6, 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये पूरा मालिक्यूल जो बेंजीन का है ये C6H6 कहलाता है। ये इसका केमिकल फार्मूला भी है और यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इंडिकेटिंग ऑल नंबर ऑफ़ एटम्स विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर। और ये यूजुअली होल नंबर में होता है, यानी आप ऐसे नहीं कह सकते 2.5 6 और 2.5 हाइड्रोजन, ये नहीं, ये हमेशा होल नंबर होगा। आप हमेशा H2 और फुल नंबर को यूज़ करेंगे, ये रेशोज़ में नहीं होता, होल नंबर ऑफ़ एटम्स में होता है। और
इसके दूसरी जो फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरह की, एक्चुअली एटम किस रेशियो से मौजूद हैं। C6H6 मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH, यानी कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ 1:1 रेशो के साथ मौजूद हैं, यानी सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड को हम दोनों फार्मूला से इंडिकेट करते हैं। सो फॉर बेंजीन C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड CH इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स को। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन डेली बेसिस पे इस कायनात में हर वक्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे रिएक्शंस को जो कि हमारी नेचर में बहुत बुनियादी अहमियत रखते हैं, वो है कंबस्चन। कंबस्चन बेसिकली ऑक्सीजन का कंबाइन होना है दूसरे कंपाउंड्स के साथ। सबसे अहम और मोस्ट फेमस जो इसकी एग्जांपल है वो है पानी की, H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी बनाती है। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन ऑक्साइड बनाती है। तो वो अमल जिसमें ऑक्सीजन किसी न किसी दूसरे एटम के साथ मिले और कोई नया मुरक्कब बनाए या नया कंपाउंड बनाए, उसको हम कहते हैं कंबस्चन। और कंबस्चन ऑल टाइम नेचुरल रिएक्शन है, हर वक्त वकूअ पजीर हो रहा है। दूसरा रिएक्शन है सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बनता है, यानी दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके कार्बन ऑक्साइड बनाती हैं। अब ये रिएक्शन जो मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का आपको कुदरती अमल में बताया है वो कंबस्चन कहलाता है। लेकिन किसी भी और दो मुरक्बात का इसी तरह लेबॉर्ट्री के अंदर मिलना, जिसको ख़ुद आप सिंथेसाइज कर रहे हों अपनी ऑब्जर्वेशन में ख़ास मिकदार को मिला के, तो ऐसे रिएक्शन को हम सिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि बेंजीन का बनना, 6 कार्बन के मालिक्यूल्स के अंदर आप 6 हाइड्रोजन के मालिक्यूल ऐड करें और C6H6 बनेगा, तो ये अमल लेबॉर्ट्री के अंदर हो रहा होगा और ये जो बेंजीन बनेगी, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस की कुछ और टाइप्स को देखते हैं, जैसा कि डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन नाम से ज़ाहिर है डिकम्पोज हो जाना, टूट फूट का शिकार हो जाना, यानी जो मालिक्यूल पहले से मौजूद है वो अपने से छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी ब्रेक डाउन ऑफ मालिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, आपने देखा होगा C6H12 जो है ये फार्मूला है ग्लूकोज का, और ये डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो एनर्जी ATP मालिक्यूल्स की फॉर्म में निकलती है वही हमें मुख्तलिफ इकसाम में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए और नए जो भी मुरक्बात बने वो भी इस्तेमाल के काबिल हों, जैसे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये हैं डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हट जाना, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे मालिक्यूल या एटम को हटा के उसकी जगह ले ले। जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जगह ले ले और नया कंपाउंड बन जाए। जैसा कि देखें NaCl है, इससे NaBr बन जाए, यानी NaCl के अंदर यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर हम ब्रोमीन डालें और ब्रोमीन क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्लोराइड को हटा के NaBr बना दे। NaCl इज़ कन्वर्टेड इनटू NaBr, Cl डिस्प्लेस हो गया ब्रोमीन से। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, जो एक ज़्यादा या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा की जगह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लेता है। और फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से ज़ाहिर है न्यूट्रल हो जाना, यानी जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो या उसकी जो पोलैरिटी है या उसकी जो pH है वो न्यूट्रल हो जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए। तो ये ज़्यादातर एसिड बेस्ड रिएक्शंस के अंदर होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स वाटर एंड साल्ट, पानी और नमक बनता है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को हम आगे जाके थोड़ा तफसील में देखेंगे। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऐसे जो हीट एनर्जी से रिलेटेड हैं। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट को रिलीज़ करें। द रिएक्शन व्हेन इट रिलीजेस हीट।
आपने कभी अपनी डेली लाइफ में वाइट वॉश होते देखा होगा। जब चूने को हम पानी के अंदर घोलते हैं तो वो अक्सर उबलने लगता है, सब कहते हैं हट जाएं जी, चूना पानी में डाला हुआ है, ये उबल रहा है। तो बेसिकली उस वक्त जो चूना है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और उसकी हीट क्या होती है, रिलीज़ हो रही होती है, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो रही होती है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो रहा हो तो हीट को रिलीज़ करे। एक्सो एग्जिट हीट, एक्सोथर्मा मीन टेम्परेचर। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं तो ये इन्वायरमेंट से क्योंकि हीट लेते हैं तो ओवरऑल इन्वायरमेंट की जो टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने कुल्फ़ी वाले को देखा होगा, उसने अक्सर जो बर्फ़ रखी होती है उसके ऊपर नमक छिड़का होता है। तो बेसिकली वो साल्ट आइस के साथ रिएक्ट करके उसके टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है और बर्फ़ के पिघलने के अमल को भी स्लो कर देता है। तो क्या मकसद हुआ इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि वो लोअर डाउन कर देता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। तो दोनों टाइप्स जो हैं वो साइड बाय साइड चल रही होती हैं। कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट रिलीज़ होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। बेसिकली कोई जो रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है उसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो कि ग्राफिकली या पिक्टोरिकली या एटम्स को दिखा के ये शो करे कि कितने एटम्स आपस में मिल रहे हैं और उनसे क्या बन रहा है। तो जितने कंपोनेंट स्टार्ट में हैं, जैसा कि आप इस के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कहेंगे कि ये क्या है, रिएक्टेंट, और इनसे मिल के जो कुछ बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। अब ये एरो जो आप देख रहे हैं, ये एरो शो करता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। हमेशा एरो स्टार्ट लेफ्ट साइड से होगा और जाएगा टूवर्ड्स राइट, और अगर जो आगे से बन रहा है वो चीज़ कहलाती है प्रोडक्ट। सो दिस H2 and O2 is called reactant. This arrow indicates that these are making this product and product is water. So substances written before arrow are reactant, और वो चीज़ें जो एरो के बाद लिखी गई हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट। और अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसी एरो हेड को दोनों तरफ लगा दिया जाता है, और ये डबल हेडेड एरो ये शो करता है कि रिएक्शन इज गोइंग बोथ वेज, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो रहा है और प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन आप देखें, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हो। मिसाल के तौर पे आप देखें 2H2, 4 हाइड्रोजन्स हैं, आप प्रोडक्ट में भी देखें 2H2O ही है, यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन्स हैं, और यहाँ पे O2 है, ठीक है, यानी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो आप प्रोडक्ट में ये O लिखा है लेकिन स्टार्ट में ये देखें 2 भी लिखा है, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन 2 दफ़ा मौजूद है। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करती है, और इसमें दोनों चीज़ें शो हो रही होती हैं। और किसी भी रिएक्शन के अंदर जो ओल्डर बॉन्ड्स हैं, यानी जो पहले से मौजूद बॉन्ड हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में टूट गया लेकिन ऑक्सीजन के साथ बन गया, न्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली हो रही होती है। जो रिएक्टेंट है वो हमेशा अपने बॉन्ड्स को तोड़ लेता है और प्रोडक्ट में वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ न्यू बॉन्ड्स बनाता है। तो ये केमिकल इक्वेशन ओवरऑल रिएक्शन के तमाम स्टेप्स को इंडिकेट करती है, और ये हमेशा बैलेंस्ड होती है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हों। इसलिए जब भी इक्वेशन को लिखा जाता है तो उसको बैलेंस भी किया जाता है। अब हम देखते हैं एसिड बेस और उसकी थ्योरीज। डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस की हैं। अगर हम सबसे पहले आर्हीनियस को देखें तो इन्होंने कहा कि H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव प्रोड्यूसर, यानी जो मॉलिक्यूल H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा वो एसिड कहलाएगा, और ऐसा मॉलिक्यूल जो OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा वो बेस कहलाएगा। तो आर्हीनियस की इस थ्योरी के मुताबिक HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस है, क्योंकि HCl से H पॉजिटिव रिलीज़ होता है और NaOH से हाइड्रोक्सिल आइंस रिलीज़ होते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हैं ब्रॉन्स्टेड,
लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने की डेफिनेशन के मुताबिक प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स, यानी ऐसी चीज़ें जो प्रोटॉन डोनेट करें, जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेसिस, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें। अगेन वही बात, जैसे HCl है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, लेकिन NaOH के अंदर जब H डालें तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी हाइड्रोक्सिल जो है वो H के साथ मिलकर वाटर बनाता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। फिर है ल्यूइस। ल्यूइस की डेफिनेशन आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड से डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, ले वो एसिड कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, तो वो क्या है? बेस। जबकि जो एक्सेप्ट कर रहा हो, चाहे अगेन HCl ही क्यों ना हो या कोई भी और बोरान या दूसरे मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, वो एसिड्स कहलाते हैं। अब ये तीनों डेफिनेशंस तमाम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को इंडिकेट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर ल्यूइस की थ्योरी को इसलिए माना जाता है कि इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स अच्छे से कवर हो जाते हैं, जिस तरह की बॉन्डिंग्स हों वो सब एसिड और बेस को क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब देखते हैं कि एसिड और बेस में फ़र्क क्या है। तो एसिड्स आर यूजुअली सोर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं। आप अपनी लीमू खाएं, उसके अंदर सिट्रिक एसिड है। इसके अलावा अगर आप कोई फ्रूट, सिट्रस फ्रूट कोई भी खाएं तो उनके दे आर रिच इन एसिड्स, तो दे आर यूजुअली सोर इन टेस्ट। टर्न ब्लू लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देते हैं। लिटमस पेपर एक्चुअली रेड कलर का होता है, ठीक है। सो इट टर्न्स लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर, blue litmus paper into red color. They turn blue litmus paper into red color. They are corrosive, यानी इनके ऊपर जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। They make aqueous solution, यानी जब इनका पानी के अंदर इनको हल किया जाता है तो they can conduct electric current, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इसी से अगर हम बेसिस का कंपैरिजन करें तो बेसिस आर यूजुअली बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है और स्लिपरी सरफेस के ऊपर होता है। बेस्ट एग्जांपल आपकी ये सोप्स वगैरह हैं, कभी आपके मुंह में साबुन चला गया हो तो आपने उसका कड़वा जायका महसूस किया होगा। तो ये सब हमारी चीज़ें जो सोप, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब बेसिस ही हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। दे आर नॉन कोरोसिव, ये इनके ऊपर जंग नहीं लगता, ठीक है। और इनकी कंसंट्रेशन यूजुअली, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू, यानी बोथ एसिड्स एंड बेसिस बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। ये थे डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल एसिड और बेस को अगर मिलाया जाए तो वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं। तो वो रिएक्शंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अब यही एसिड और बेसिस नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये HCl के साथ मिलती है जो कि एसिड है। तो Na सोडियम का यानी बेस का NaOH, Na और क्लोराइड ये मिलके साल्ट बना देते हैं। ये भी न्यूट्रल है, सॉल्ट का ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, और वाटर भी एक न्यूट्रल है। सो एसिड एंड बेस मिलके न्यूट्रल कंपाउंड्स बना रहे हैं, कौन से? साल्ट और वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सारी थ्योरीज इसको सेटिस्फाई करती हैं, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को। अनदर एग्जांपल इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सोडियम सल्फेट बना रहा है, ये भी साल्ट है Na2SO4, और साथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर को हम H2O भी लिख सकते हैं, वाटर को हम H2O भी लिख सकते हैं, और HOH भी, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए। तो दीज बोथ आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, जिसमें एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं और ओवरऑल रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी जो ना वो एसिडिक रहता है और ना ही वो बेसिक रहता है। अब हम एलिमेंट्स की कुछ और फॉर्म्स देखते हैं, यानी कंपाउंड या एटम कायनात के अंदर मुख्तलिफ इकसाम में मौजूद हैं, और मोस्ट फेमस जो टाइप है वो है मेटल्स। मेटल्स ये हैं जो आप देखते हैं नेचर के अंदर, वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर
metals are usually electropositive in nature. They have very special physical properties, जिनको अगर हम देखें तो they are present in solid form, physical state में they are usually solid, लेकिन सिर्फ मरकरी, पारा, जो आपके थर्मामीटर के अंदर पारा है उसको मरकरी कहते हैं, वो लिक्विड है. उसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं वो यूजुअली सॉलिड हैं. दे आर लस्टीरियस, यानी उनकी सरफेस जो है वो शाइनी होती है, चमकदार. एल्युमिनियम के दरवाजे आप लोगों के घर होंगे या बहुत सी ऐसी सर्फेसिस या ऐसे बर्तन होंगे आपके घर जो शाइनी है, वो सब मेटल्स के ही बने हुए हैं. दे आर सोनोरस, यानी जब हम उनकी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो टन की आवाज़ आती है, यही नहीं खनकार होता है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोनोरस. तो यूजुअली मेटल की सरफेस सोनोरस होती है. मेलिएबल, फ्लैटेंड इनटू शीट्स, यानी इनकी शीट्स बनती हैं. अगेन एल्युमिनियम की एग्जांपल ही दूंगी क्योंकि एल्युमिनियम के दरवाजे हैं, एल्युमिनियम की शीट्स है, एल्युमिनियम की छतें हैं, तो ये बेस्ट मेटल है. दे आर डक्टाइल, यानी उनको हम थिन वायर्स में चेंज करते हैं. कॉपर वायर्स, आजकल जितना भी इलेक्ट्रिक करंट का या बिजली का काम हो रहा है वो सब थिन वायर्स जो हैं वो कॉपर वायर्स हैं और वो मेटल है. इलेक्ट्रिकल को वो कंडक्टिविटी शो करते हैं. अभी मैंने आपको कॉपर की एग्जांपल बताई है कि वो थिन वायर है और उसमें से क्योंकि बिजली गुजर सकती है, वो कंडक्ट कर सकती है, तो दैट्स वाई दैट मेटल इज़ यूज्ड इन एज अ वायर. एंड आल्सो दे आर गुड थर्मल कंडक्टर, यानी हीट भी उनमें से कंडक्ट हो सकती है. दे आर यूजली हार्ड, यानी सख्त होते हैं, इनकी सरफेस सख्त होती है. एंड इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें डेंसिटी भी शामिल है. दे आर यूजली लेस डेंस. अब मेटल्स की हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि वो किस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती हैं. तो इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यूजुअली 1 से लेके 3 तक होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं. तो यही इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन करते हैं. तो दे आर यूजुअली क्रोडेड, यानी वो ऑक्सीडेशन हो जाती है उनकी सरफेस के ऊपर. आपने देखा होगा जहाँ पे भी आयरन पड़ा हो उसकी सरफेस के ऊपर जंग लग जाता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन. दूसरा है दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स. वो जो आउटर मोस्ट शेल में है वो किसी और को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए ये हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. दे फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या इस तरह के ये सारे कंपाउंड्स बनाती है. हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, लोअर डाउन. गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखते हैं नॉन मेटल्स को, जो इसके थोड़ी ऑपोजिट है. नॉन मेटल्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं. यूजुअली अगर हम इनको मेटल से कंपेयर करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन इनके अंदर 4 to 8 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट टू मेटल्स हैं. दे कैन बी सॉलिड और गैसेस, ये सॉलिड भी हो सकती हैं और गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं. दे डोंट हैव लिस्टेरियस सरफेस, यानी इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती. दे आर नॉट स्नोरस. दे आर नॉट मेलिएबल. नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे कैन नॉट कंडक्ट हीट टू. हालांकि मेटल्स में सब पॉजिटिव थे, लेकिन नॉन मेटल्स ये ही काम नहीं करते हैं, तभी तो ये नॉन मेटल्स हैं, ऑपोजिट टू मेटल्स. और हार्डनेस, ये यूजुअली सॉफ्ट होते हैं. बेस्ट एग्जांपल बहुत सारी जो सरफेसेस हैं वो हैं, लेकिन इसके अंदर डायमंड एक ऐसी वाहिद है नॉन मेटल है जो कि हार्ड होती है. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज़ आर यूजली लोअर एज सेम, जैसे कि मेटल्स में भी उनकी डेंसिटीज़ यूजली लो ही थी. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स जनरली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं. वो इजीली अपने, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेते हैं. दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स बट दे आर एसिडिक इन नेचर. दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब तीसरी एक फॉर्म है मेटल और नॉन मेटल्स के अलावा, दैट इज़ कॉल्ड मेटालाइट्स. मेटालाइट्स
नाम से ही जाहिर है ये ऐसी चीज़ें हैं विच आर इंटरमीडिएट ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ इनमें नहीं होती, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी मेटल से मिलती हैं और कुछ इनकी नॉन मेटल से मिलती हैं। इनको यूजली मेटलर्जी के प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। बेसिकली ये ओर्स की फॉर्म में या जिसे कहते हैं मादनियात की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उनके अंदर से हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को निकाल लेते हैं, जैसा कि सोने को धातों में से निकालना, या सिंपलेस्ट अक्यूरा माइन के अंदर हमारे पास साल्ट मौजूद है, लेकिन जो साल्ट हम यूज़ करते हैं डेट इज़ प्रोसेस्ड वन, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है अक्यूरा माइंस में, लेकिन हम उसमें से सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटलर्जी, यानी किसी मेटल को उसके बाकी मिक्सचर्स में से अलग कर लेना। और मेटलाइट्स को यूजुअली मेटलर्जी के थ्रू प्योरीफाइड किया जाता है क्योंकि इनके अंदर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों करैक्टर्स होते हैं। एक और फॉर्म है मेटलाइट के अलावा, वो कहलाती है और भी मादनियात की एक फॉर्म है, लेकिन इसमें एक या एक से ज़्यादा मेटल्स होती हैं। मेटलर्जी में तो मिक्सचर ऑफ था ना और मिनरल्स का, लेकिन इसके अंदर जो यूजुअली मेटल्स हैं दे आर वन और मोर, दो या तीन धातें आपस में मिली होती हैं। और तीसरी चीज़ है मिनरल्स। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जो एक या एक से ज़्यादा होती हैं, मिनरल्स जो लोअर क्वांटिटी के अंदर माइक्रो लेवल के अंदर मौजूद हों। तो इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो या तो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, और अगर वो दोनों का मिक्सचर हैं तो मेटालाइट्स कहलाएंगी। और मेटालाइट्स भी फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, वो ओर्स भी हो सकते हैं और वो मिनरल्स में भी हो सकते हैं। जैसा कि हमारे फूड में भी हमें मिनरल्स माइक्रो फॉर्म में चाहिए होते हैं, जैसा कि निकल, कोबाल्ट, ये लोअर अमाउंट में हमारी खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जाके मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। लेकिन बेसिक नीड अगेन वही ग्लूकोज, या हम अपने फूड से मिनरल्स या दूसरी चीज़ों के अलावा और चीज़ें भी अपने फूड से ही ले रहे होते हैं। हेयर आर सम यूजेस ऑफ दीज मेटल्स। मेटल्स बहुत यूज़फुल हैं जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा भी हैं। सबसे पहले वही एल्युमिनियम की एग्जांपल है। एल्युमिनियम के फॉर्म में ये वायर्स, फर्नीचर, व्हीकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर आयरन है। आयरन जो है वो डिफरेंट नट्स, बुलेट्स, मशीन, आयरन की हर चीज़ बनी हुई है। इवन आपके बिल्डिंग्स का जो सरिया है वो लोहे का ही बना होता है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ मेटल। फिर कॉपर है। कॉपर की वायर्स हैं, बहुत सारी वेसल्स हैं जो ऐसे कंटेनर्स हैं जो कॉपर से मिल के बनाए जाते हैं। प्लेटिनियम है, दैट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज, और डिफरेंट व्हीकल्स वगैरह में भी इसकी पार्ट्स लगे होते हैं। गोल्ड, मोस्ट प्रीशियस थिंग। गोल्ड जो है वो भी एक मेटल ही है जिसको हम पहनने और ओढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसकी डिफरेंट मेडल्स वगैरह भी बनाते हैं, ज्वेलरीज वगैरह में भी ये यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक ऐसा केमिकल है जो कॉमन साल्ट के ज़रिए हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो ये सब क्या हैं? मेटल्स। कैल्शियम, बोन्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम से मिलके बना होता है, तो ये भी क्या है? मेटल। सो ये जो मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट ये सब हैं, ये सब हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। अब देखते हैं नॉन मेटल के यूजेस। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन हम सांस के ज़रिए हर वक्त इनहेल भी कर रहे हैं, और ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, या कोई और ऑक्साइड है। फिर सल्फ़र है, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन है, अमोनिया की फॉर्म में, और अमोनिया बेस्ट फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। यूरिया जिसे आप कहते हैं, यूरिया के अंदर भी ये यूरिया भी अमोनिया से ही बनता है, और ये खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। फर्टिलिटी ऑफ अर्थ जो है वो इंक्रीज़ करता है। क्लोरीन, ये वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है, एंड इट हेल्प्स टू किल जर्म्स। इसी तरह हाइड्रोजन है, वो देखिए वो सबसे कंपाउंड बनाता है, जैसे कि वाटर के साथ हाइड्रोजन मिल जाती है, अमोनिया के साथ मिल जाती है। डिफरेंट और वेल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन यूज़ होती है। हाइड्रोजन H2O2 के फॉर्म में भी यूज़ होती है। आयोडीन, आयोडीन मिला नमक आप सब ने खाया होगा, ये एंटीसेप्टिक है बेसिकली आयोडीन, इसलिए हम इसे साल्ट के ज़रिए इनटेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेंथ करे। इसके अलावा ये एज अ टिंक्चर भी यूज़ होती है, यानी मरहम के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कोरोजन, मेटल एंड नॉन मेटल्स के साथ जो एक प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है कोरोजन का। कोरोजन इज़ एक्चुअली ऑन द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर जंग लग जाना, यानी जो मेटल है उसकी जो अपर पोर्शन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो
प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। और इस कोरोजन की वजह से जब अगर हम देखें तो हमारा काफ़ी नुकसान भी होता है, इसलिए हमें इसकी प्रिवेंशन करनी होती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन इज़ यूजुअली डन बाय अप्लाइंग पेंट्स, सरफेस के ऊपर पेंट्स लगा दें। इसके अलावा ऑयल या ग्रीस लगा दें, अलॉइंग कर दें, यानी जैसे क्रोमियम या निकल की सरफेस लगा दें, यानी मेटल के ऊपर अगर हम नॉन मेटल की सरफेस लगा देंगे तो डैट विल स्टॉप कोरोजन। तो अगर हम एल्युमिनियम की ऊपर लेयर लगा देंगे तो मेटल की जो कोरोजन है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर है हम उसको ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। बेसिकली इट इज़ प्रोसेस ऑफ कोटिंग द मेटल विद नॉन कोरोसिव मेटल। अगेन यहाँ पे जो मेटल यूज़ की जाती है वो जिंक है, जिंक को यूज़ किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत फेमस प्रोसेस है, इसमें नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रो एंड प्लेटिंग, यानी ऐसे लेयर ऊपर लगा दी जाती है जैसे कि क्रोमियम है जो कि इलेक्ट्रिकली उसके साथ अटैच कर दी जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम उसको अटैच कर देते हैं और वो कोरोजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। सो कोरोजन ऐसा प्रोसेस है जो सरफेस ऑफ मेटल की ऑक्सीडेशन होती है और हमने उसे अगर रोकना है तो हम पेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ सरफेस पे लगा देंगे ताकि सरफेस डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट ना करे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज के प्रोग्राम में हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में जाना और केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसको हम किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं और इसको सीखा। और फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना, फिर केमिकल इक्वेशन के किस तरह वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने एसिड और बेसिस की थ्योरीज़ के बारे में देखा कि एसिड्स और बेस हैं क्या और वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह प्रेजेंट हैं और वो आपस में मिलके किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स के बारे में देखा। मेटल, नॉन मेटल्स उनकी और मेटालाइट्स तीनों की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और के बारे में जाना। और इसके अलावा हमने डिफरेंट कोरोजन के प्रोसेस को देखा कि हम किस तरह सरफेस ऑफ मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।